हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी के सेक्शन को देखेंगे। अभी हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा और एकदम सिलेक्टिव, सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन करवाया। दूसरे नंबर पे हमने ज्योग्राफी को देखा, ज्योग्राफी का लेवल 1 हमने अभी किया। और उसके बाद आज जो है हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को देखेंगे। और पॉलिटी में भी वही है, एक टॉपिक वाइज रहेगा क्वेश्चंस का सिलेक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और जितने भी टॉपिक आपके पॉलिटी से करवाए जाएंगे उससे में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहेगा, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस आपका बूझो तो जाने से रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि रेगुलर हम 3 दिन से आपको क्लास दे रहे हैं। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ध्यान में रखना, अभी आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, एक टॉनिक की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज सेशन को शेयर करना है। और अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हैं तो अब वो दिन दूर नहीं है, आज हो गया है 11 मई और 15 मई से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह जो है रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी। लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे प्लेटफॉर्म ऐप पे, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके मेरे कोर्स को देखिए और परचेज कीजिए। एक बार भरोसा कीजिए, क्या समझे, एक बार भरोसा तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, बाकी फिर तो बातचीत आपसे होगी ही। देखिए, जैसे कि ये हमारा संविधान देख रहे हैं, हमारा संविधान जो भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने भारत को शक्ति दिया है, ये हमारे संविधान सर्वोपरि है हमारे देश के लिए। और आज से हम यही संवैधानिक विकास, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, इसी से संबंधित हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे संविधान पे गर्व है, हमें हमारे देश पे गर्व है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिएगा प्लीज। और पिछला जो सेशन किए थे आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, जिससे कि अब जो है थोड़ी सी एनर्जी भी जो है देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, तो इसी बात पे अब जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पहला देखिए, इंडियन पॉलिटी है, आपको पता है ही पॉलिटी, और इसका फर्स्ट टॉपिक आपका होगा संवैधानिक विकास। क्या होगा? संवैधानिक विकास। और ध्यान में रखना, संवैधानिक विकास से टोटल 25 क्वेश्चंस हम करेंगे और 25 क्वेश्चन से आपके अगर नहीं 50 क्वेश्चंस बना तो फिर बोलना, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, प्लीज डिस्कशन को जरूर देखिए, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत सारे अधिनियम आए थे, सबसे पहले बाबू समझना ये है कि 1919 मतलब ये क्वेश्चंस में दिया गया, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि जो है 16 यानी कि 1600 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ये लंदन में होती है। उसके बाद 1608 ईस्वी में आपके सूरत में कंपनी बनती है, जो कि आपका अस्थाई रहता है। क्या होता है? अस्थाई हो रहता है, ठीक है। फिर आपका 1613 ईस्वी में सूरत में जो कंपनी बनती है उसको अस्थाई कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? अस्थाई कर दिया जाता है। 1613 से लेके 1600 यानी कि 1773 तक, कब? 1773 तक जो है कंपनी शासन कर रहा था हमारे भारत में। इसके द्वारा भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अधिग्रहण किया गया था, क्योंकि आपको पता है 1757 का प्लासी का युद्ध होने के बाद बंगाल को इनडायरेक्टली तरीके से फ्रांसीसियों ने रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। ध्यान में रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो है कहाँ का? यूरोप का है, यानी कि इंग्लैंड की है। और उसी कंपनी के थ्रू आपके देश को वो शासित कर रहा है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो सबसे पहले रेगुलेट करने की जो है उनकी चाहत आई 1773 ईस्वी में, और उसी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसी में फिर धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट आए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि 1757 का जो युद्ध
1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद के जितने भी एक्ट आते हैं उसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? भारत शासन अधिनियम के रूप से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है 1919 ईस्वी का क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसका एक और नाम हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? तो यह भी जो है एक बात देखिए यहाँ पे 1857 की जब क्रांति होती है तो पहली बार 1858 में भारत शासन अधिनियम होता है और इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और डायरेक्ट तरीके से, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट तरीके से क्राउन का शासन होता है। किसका शासन होता है? डायरेक्ट तरीके से क्राउन का शासन होता है। और आपको पता है पहले से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले काम कर रही थी। तो भारत शासन अधिनियम जब 1858 आता है तो उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो जाती है तो फिर यह भी निरस्त हो जाता है और इसका जो काम था वो एक सचिव का पद होता है। एक सचिव का पद होता है जो सौंप दिया जाता है इसके काम को सचिव को। और ये सचिव कहाँ रहते थे? तो ब्रिटिश में रहते थे। कहाँ रहते थे? ब्रिटिश में रहते थे। और इसका पैसा कहाँ देता था? वो गरीब लोग दे कहाँ से पाएगा? तो हमारे भारत से पैसा दिया जाता था। तो ध्यान में रखना है कि ये जो मॉन्टेग्यू है ये मॉन्टेग्यू सचिव होते थे। कौन होते थे? ये सचिव होते थे। और चेम्सफोर्ड उस टाइम वाइसराय होते थे। कौन होते थे? वाइसराय होते थे। इसीलिए 1919 ईस्वी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये मॉन्टेग्यू उस टाइम के सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड उस टाइम के वाइसराय होते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया? तो सबसे पहले बात है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सबसे पहले क्या? सबसे पहले पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है। क्या होता है? केंद्र में आपका एक मिनट, तो केंद्र में द्वैध शासन आता है। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए क्या होता है तो केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में नहीं प्रांत में, इसमें प्रांत में द्वैध शासन आता है, द्वैध शासन लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है? मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट 1909 में आता है। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आता है, ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति लाई जाती है। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एक और बात याद रखना है, पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है, विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो प्रांत में, ध्यान में रखना है, प्रांत में क्या लगा? द्वैध शासन। दूसरा 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार, जो पृथक निर्वाचन पद्धति आई थी उसका विस्तार किया गया। क्या किया गया? जो है विस्तार किया गया। ठीक है, तो इतना जो है। अब देखिए यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट आ गया 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका रिपोर्ट आ गया है 1919। बाकी सारे चीजें से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम डील करेंगे। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट बाबू, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये पहली रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करने के लिए ये प्रथम एक्ट है। अब क्यों आया? तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जो है 1612-13 ईस्वी से पूरा डायरेक्ट तरीके से काम कर रहा है। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल को खूब लूटता है। तो बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। तो बोलते हैं वहाँ के इंग्लैंड में जो बैठे हुए हैं महाराजा साहब, वो बोलते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करके आते हैं। और पहली बार याद रखना है, पहली बार जब मोहब्बत होती है तो मुझे कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, ठीक है। तो पहली बार रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट आता है जिसका नाम कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि पहली बार जब मोहब्बत होती है तो होता क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी लोग थे थोड़ा उसको घात पहुंचा, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है क्या है कि प्रथम बार, यहां पे लिखना है कि प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट यानी कि नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया, कोई एक्ट आया था, कोई एक्ट बनाया गया, ठीक है, कोई एक्ट बनाया गया, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या चीज की? सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, कहां पे की गई? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। इसके प्रथम जज कौन थे, यानी कि न्यायाधीश कौन थे? प्रथम अगर न्यायाधीश बोले तो एलिजा एम्पे थी। कौन थी? एलिजा एम्पे थी। एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थी, ठीक है, एलिजा एम्पे। फिर क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये बताइए कुछ और चीजें हुआ क्या भाई? तो हाँ बिल्कुल ये हुआ। पहले क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या था? पहले ये था कि बंगाल, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तीनों अलग अलग थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का एक्ट आया था और इसके तहत बंगाल को सर्वोपरि बना दिया जाता है और उसके अधीन बंगाल और मद्रास और बंबई को रखा जाता है। तो क्या किया जाता है? तो ध्यान में रखना है, याद रखना, बंगाल के जो प्रेसिडेंसी होते हैं, इसके शक्ति, इसके पावर को बढ़ाया जाता है। इसके पावर को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और इसके अधीन आपके मद्रास प्रेसिडेंसी होते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी और किसके? बंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ जाएगा? किसके अधीन आएगा? एक बार कमेंट करके बताइएगा। बंगाल के अधीन आएगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद तो बहुत सारा चीज हुआ, ध्यान में रखना है। ध्यान में इरिटेटेड वर्ड है आपके लिए ना, तो याद रखना है, ठीक। तो अब क्वेश्चंस, अगर आपसे ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चंस ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन किया गया। तो ध्यान में रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए, जब इसकी शक्ति को बढ़ाया गया तो बंगाल में जो गवर्नर होते थे आपको पता ही है, बंगाल के प्रथम गवर्नर आपके कौन थे? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। लेकिन जब अब बंगाल के पावर को बढ़ा रहे हैं तो उसके पदनाम में भी चेंज कीजिएगा। तो बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, कमेंट भी करना है, वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग साहब जी होते हैं। वारेन हेस्टिंग होते हैं। तो देखिए यहां से कितना क्वेश्चंस आपका बना, यहां से कितना क्वेश्चंस बना। देखिए बोलने में कितनी खड़ास आती है और आप लोग बोलते हैं इरिटेट होते हैं, बताइए, नहीं मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, ठीक है, चुनावी प्रणाली में सबसे पहले द्वारा शुरू की गई भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, अभी जस्ट आपको बताए थे, उसको बोलते हैं मॉडल मिंटो सुधार। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार में आपके जो ये मॉर्ले साहब हैं, ये सचिव है। कौन से हैं? भारत के ये सचिव है। ठीक है, ध्यान में रखना है, भारत के सचिव। और इसका ये रहता कहां पे थे? इनका डेरा कहां पे होता था? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के संसद में। और इसका वेतन कहां से मिलता था? वेतन और कौन देगा भाई? अमीर देश भारत देगा। ठीक है, अब मॉर्ले तो हो गया सचिव, और मिंटो कौन था? मिंटो साहब कौन थे? तो मिंटो साहब थे आपके उस टाइम के भारत का वायसराय था। और इन्हीं के प्रयास के द्वारा पहली बार, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति होती है, की स्वीकृति मिलती है। ध्यान में रखना है, पृथक सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली होती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये होता क्या है। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में क्या होता है, ध्यान में ये चीज याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लोग खड़े भी होंगे, चुनाव में खड़े भी होंगे, और इनका वोटिंग भी किनके द्वारा होगी? मुस्लिम के जरिए होगी। किसके द्वारा? मुस्लिम के जरिए होगी। और इसी पद्धति को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं। इसी को पृथक निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं। तो और एक बात और ध्यान में रखना, अभी जो आपका चलता है वो ज्वाइंट इलेक्टोरल प्रणाली चलती है। ठीक है, ज्वाइंट चलती है, यानी कि खड़ा होने का है तो मुस्लिम भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन उसको वोट हिंदू मुस्लिम कोई भी, सिख ईसाई कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम अगर चुनाव में मुस्लिम लोग खड़े होते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ वोटिंग भी मुस्लिम लोग ही देगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पे एक चीजें आपको बता दें कि एक क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के फादर, प्रणाली के जनक कौन है? जनक किसे कहा जाता है? तब आप क्या ध्यान में रखना है, तब नाम में रखना है, यही होंगे मिंटो
लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा कब से ये चालू हुआ? 1909 से ये चालू हुआ। कब से ये चालू हुआ? 1909 से ये जो है आपका चालू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर रॉलेट एक्ट भी आपको पता है, 1919 में रॉलेट एक्ट होता है और इस टाइम वाइसराय चेम्सफोर्ड होते हैं। कौन होते हैं? चेम्सफोर्ड होते हैं। तो ये सारा चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ चलिए, सही था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी कब पारित हुआ? 1773 में। ये क्या किया गया था? इसके तहत भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थी। एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ठीक है, ध्यान में ये सारी चीजें। धीरज जी पानी दे दीजिए एक गिलास। तो ये सारी चीजें 1773 ये पहले ही हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? केंद्र में पूछ रहा है और हम आपको बताए थे 1919 में कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम। ये जो आता है 19 में भारत शासन अधिनियम आती है। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, और इसी अधिनियम को क्या बोला जाता है? इसी अधिनियम को क्या बोला जाता है? चेम्सफोर्ड। ध्यान में रखना है, इस अधिनियम को क्या बोला जाता है? तो ध्यान में रखना है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। इसको यही बोला जाता है। बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? कि मोंटेग्यू सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड आपको पता है भारत के वाइसराय होते हैं। और इसके द्वारा पहली बार क्या किया गया था? तो ध्यान में रखना है कि प्रांत में, इसमें प्रांत में द्वैध शासन, द्विशासन, प्रांत में द्विशासन लगाया गया था। द्विशासन लगाया गया। ठीक है, लगाया गया। ठीक है, और इसी में हम आपको बताए थे कि पृथक निर्वाचन, इसमें बताए थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। प्रणाली का क्या किया गया बाबू? तो विस्तार किया गया, विस्तार किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पे पूछता है कि केंद्र में द्विशासन प्रणाली। अब जो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू हुई थी, लेकिन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में हम बोल ही देते हैं, मेरी आदत हो गई। एक आता है आपका भारत शासन, एक आता है आपका भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या घटनाएं की गई? इसमें ध्यान में रखना है कि प्रांत में द्विशासन प्रणाली, प्रांत में द्विशासन प्रणाली को खत्म किया गया, प्रणाली को खत्म किया गया, खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो इसमें जब खत्म कर दिया गया तो लागू कहां किया गया? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है इसमें प्रांतों की स्वायत्तता को खत्म करके, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत केंद्र में द्विशासन प्रणाली लाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन 1919 वाला भी बनेगा और 1935 वाला भी बनेगा। दोनों चीजें को ध्यान में रखना है, दोनों चीजें को। अब यहां से एक क्वेश्चन अब क्या पूछेगा?
यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, ये ध्यान में रखना है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है और भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ये क्या है? मुख्य स्रोत है। आपके भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, भारत शासन अधिनियम जो आपके 1935 में आया था, उसमें लगभग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इसमें लगभग क्या थी? 321 धारा और 10 अनुसूची थी। क्या थी? 10 अनुसूची थी। और इसके द्वारा जो है ध्यान में रखना है, भारत में एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? लाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक मील का, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, किस भारत शासन अधिनियम के तहत पूर्ण ध्यान में रखना है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है? तो वही। तो यहाँ पे एक बात लिख भी लेते हैं, कहाँ लिखे, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने में भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे लिखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आपको जो है पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, 1909 को क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार, तो इसको लिखेंगे क्या? मॉर्ले, एक ही जो है मॉर्ले मिंटो सुधार ये है, जिसके चलते पृथक निर्वाचन प्रणाली आई थी। 1947 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? भारत में गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले इसमें पद को समझना है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। नहीं तो क्या करना है आप, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, जो है कंफ्यूज करिएगा। सबसे पहले जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, समझला, युद्ध होता है, बंगाल अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। बंगाल अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। जब आ जाता है कब्जे में, तो उस टाइम पहले तो आता है आपका लॉर्ड क्लाइव सेनापति बन के, लेकिन इस टाइम क्या होता है, सबसे पहली बार बंगाल के गवर्नर कौन नियुक्त होते हैं? क्लाइव। लॉर्ड लगा देते हैं, वो लोग लॉर्ड लगाता था, लॉर्ड क्लाइव होते हैं। लॉर्ड क्लाइव, ये पहला हो गया। अब आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका दूसरे नंबर पे 1773, इसको इधर लिखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है। गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है। तो पहला बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, और जब 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है। तब उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग।
कौन आते हैं? फिर आते हैं आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग होते हैं। उसके बाद फिर 1833, यहां पे नहीं, यहां पे लिखते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया, इससे एक नाम चेंज हुआ। दूसरा आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का आता है चार्टर एक्ट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसके जो है गवर्नर जनरल आपके बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 1858 का। 1858 का आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जब ये आता है तो ये भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। उसके बाद क्या बना दिया जाता है? भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। वाइसराय। और आपके भारत के प्रथम वाइसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन हो जाएंगे? उसके बाद होंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है, उसके बाद जो आता है भारत शासन अधिनियम 1947, उसके तहत भारत के वाइसराय मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कौन होते हैं? माउंट बेटन। ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत के, यहां से एक और क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय अगर पूछे तो विलियम बेंटिंग नहीं, माउंट बेटन। कौन हो जाएंगे? माउंट बेटन। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आता है तो आपको याद करना पड़ेगा। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय कौन थे तो क्या होगा? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी। क्या चीज? गोपालाचारी। गोपालाचारी यानी कि सी गोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय थे। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखना है। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। तो यहां से कितना क्वेश्चंस आपका बनेगा, और यहां पे ये भी ध्यान में जो है याद में रखना है, और ये याद रखना है कि किसके तहत पदनाम को चेंज किया गया। पहला पदनाम चेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पदनाम चेंज 1833 का चार्टर एक्ट, और तीसरा पदनाम चेंज 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल, बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय, तीन नाम का पदनाम चेंज प्लस पावरफुल भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब आपकी होती है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। उसके बाद मतलब 1559 कहीं है, लेकिन 1600 जनरली बोलते हैं। उसके बाद 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अस्थायी रूप से सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई जाती है। तो उसको जो है भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब होता है मेरे दोस्त, इंग्लैंड में जो यूरोप महादेश है, एक देश है उसमें इंग्लैंड, ठीक है, यूरोप महादेश में एक देश है वहां का इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में मात्र और मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी जो भारत के साथ व्यापार कर सकती है, मतलब ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर सकती है। इसी को बोलते हैं एकाधिकार। क्या चीज बोलते हैं? एकाधिकार। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त थी। लेकिन जो है, लेकिन एक डेट आती है 1813 का, एक डेट आती है 1813 का,
था और इसको बोलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसका चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत क्योंकि आपको पता है 1813 तक जो है इंग्लैंड में और भी जो कंपनियां थी वो भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश की संसद पे दबाव बना रही थी। क्या कर रही थी? दबाव बना रही थी, जिसके चलते वहां की संसद के द्वारा जो है ब्रिटिशर्स का यानी कि इंग्लैंड का जो ईस्ट एशिया के साथ जो व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था वो खत्म कर देते हैं अन्य इंग्लैंड की जो कंपनियां थी उसके दबाव के बाद। ठीक है, तो 1813 ईस्वी में पहली बार क्या चीज? पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होता है। क्या होता है? एकाधिकार समाप्त होता है। लेकिन समाप्त होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं एकाधिकार समाप्त होता है। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी तेज है, अभी भी वो भारत की संसद को एक चीज में मना लेता है। ठीक है, मना लेता है। और वो क्या मना लेता है कि भाई साहब ठीक है आप मेरा एकाधिकार समाप्त कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 2 जगह पे एकाधिकार रहने दीजिए प्लीज। तो कौन? चीन और चाइना और चाय के साथ उनका एकाधिकार बना रहा। लेकिन यहीं पे लिखना है लेकिन या परंतु, लेकिन चीन और चाय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। क्या चीज? इनका एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना, एकाधिकार बना रहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त हुआ, तो आपका आंसर नहीं, अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा है। ठीक है, अब मान लिया जाए मेरी सांसें अभी चल रही है लेकिन हम चलने लायक नहीं है, पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन मेरी सांसें अभी चल रही है, तो अभी आप मुझे पूरी तरह से मरा हुआ नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन मेरी सांसें अटक जाएगी उस दिन बोल दे रफा दफा हो गया। तो अभी भी इसकी सांसें चल रही है एकाधिकार पर। ठीक है, तो 1813 में और इसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार क्या होता है? ईसाई मिशनरियों का, ध्यान में याद में रखना है, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। भारत में आगमन होता है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए एकाधिकार मतलब क्या होता है, तो आप बना देंगे, आप लिख देंगे, आप एकदम रॉकेट की तरह बोलना है, एकदम जो है आपका रॉकेट की तरह जो है आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं, और वहीं पे अगर 1833 का चार्टर एक्ट की बात करें तो यहीं पे हम बता देते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, यानी कि याद में, कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स में इंग्लैंड में और भी जो कंपनी थी, इंग्लैंड की जो कंपनी थी, वो ईस्ट एशिया को लूटने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार था। वो डेली जो है वहाँ की संसद पे प्रेशर बना रहा था, नहीं हम भी करेंगे, नहीं हम भी करेंगे, नहीं हम भी करेंगे। इसमें कितना संसद बर्दाश्त करता, कितना इसकी चीज़ें को देखता। और दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद करप्ट होते जा रहा था, बोलता कुछ और था, करता कुछ और था। उसके कर्मचारी बड़े बड़े बंगला उंगला लेके वहां पे जो है अपना क्या कर रहे थे, अब सोच रहा था कि ये कहीं तानाशाह ना बन जाए। इसी के चलते वहां की संसद ने 1833 का बर्दाश्त किया 10 साल। फिर डेट आती है, मतलब 1813 और 33 में जोड़ लीजिए 20 साल की बात होती है। 20 साल के बाद फिर भी 20 साल खूब लूटा,
चीन और चाय पे एकाधिकार करके। 1833 का वो डेट आता है दोस्त, ध्यान में रखना। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। खत्म हो गया, चलो हो गया, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि चाय और चीन को छोड़ के भी, मतलब चाय और चीन को क्या, अब किसी पे भी उसका एक अधिकार नहीं है। ठीक है, अब और भी इंग्लैंड की कंपनियां आएगी और भी बुरी तरह से भारत को लूटेगी। पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही लूट रही थी, अब सभी के लिए, जितने भी इंग्लैंड में और भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, सभी के लिए इंग्लैंड ने दरवाजा खोल दिया है। चलो और भी लूटो, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अब यहां पे इसकी बातें समझना है। भारतीय संविधान को सबसे पहले ये, एक मिनट, भारतीय संविधान आपका, भारतीय संविधान बनने में पहले ये बताइए कितना, बनने में भारतीय संविधान का प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक तो ये ध्यान में रखना है 9 अगस्त 1946 ईस्वी, 9 अगस्त 1946 ईस्वी में। ठीक है, और 9 अगस्त 1946 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है, प्रथम बैठक होती है। ठीक है, अब ये प्रथम बैठक निरंतर चलते रहती है, और ये प्रथम बैठक में तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें जो है वयोवृद्ध डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, ये तो ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरी जो बैठक होती है, दूसरी बैठक आपकी कब होती है? तो 11 अगस्त 1946 ईस्वी में। और इसमें जो आपके अध्यक्ष बनते हैं, इसमें अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, इसमें अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो आपके बन गए, ये अध्यक्ष बन गए। उसके बाद लगातार आपके संविधान पे बहस हो रही है, हमारा संविधान ऐसे बनेगा, हमारा संविधान वैसे बनेगा, हमारा संविधान इस प्रकार की बनेगा, हमारा संविधान उस प्रकार की बनेगा। चलिए बहस हो रहा है, तो लगभग ध्यान में रखना है, हमारे संविधान को बनने में, हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में? 2 साल 8 महीना, 2 साल 8 महीना 18 दिन, शायद 8 महीना या 11 महीना लगता है, 11 महीना शायद लगता है, नहीं, हाँ 2 साल 11 महीना, हमको 8 ही महीना याद रहता है, 11 महीना 18 दिन लग जाता है। ठीक है, कुल बहस कितने होती है? कुल बहस कितनी होती है? 114 बहस होती है। ठीक है, कुल बैठकें कितनी होती है? कुल अगर बैठक की बात करें तो ऐसा कहीं 12 रहता है, कहीं 11 रहता है, तो 12 बैठकें होती है। ठीक है, 12 बैठकें होती हैं। कुल खर्च कितनी होती है? कुल खर्च कितनी होती है? तो 64 करोड़ खर्च होती है, 64 करोड़ खर्च होती है। ठीक है, अब हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया है। अब हमारा जो लास्ट जो बैठक होती है, उसमें बोला जाता है कि अब जैसे मान लिया जाए कोई चीजें हैं, हम ये पूरी तरह से बना के तैयार कर लिए, लेकिन हमें भारत के लिए एडॉप्ट कब करना है, वो डेट इससे आपको पूछ रहा है। तो ध्यान में रखना है, एक डेट आती है आपकी 26 नवंबर 1949। ये वही डेट है जब संविधान को भारत के लिए, संविधान को भारत के संविधान के रूप में, भारत के संविधान के रूप में अपना लिया जाता है, अपना
लिया जाता है, जैसे कि इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, तो वही डेट इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया जाता है। तो ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 में। और ये 26 नवंबर जो आपका डेट है, इसी दिन हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक डेट आती है जो कि अब इस दिन तो एडॉप्ट किया गया है, लेकिन इस दिन कुछ ही प्रावधान आपके संविधान का लागू हुआ था, बाकी प्रावधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए है, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो अब जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट बहुत सारे आते हैं, तो अब इसमें एक दास प्रथा है। क्या होती है? दास प्रथा होती है। अब यहां पे समझिए, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। आपके जो ब्रिटिशर्स लोग थे, वो जो है दासियां, मतलब होता है ना दास, एक जगह से दास को इधर से उधर, उधर से उधर, दास जो होती है, दासी जो मालिक का काम कर रही है, वो एक प्रकार का दास है, एक प्रकार का नौकर बोलिए। और दास में अगर बात करें तो लेडीज लोग ज्यादा दासियां के रूप में काम करती थी। ठीक है, तो उसको अवैध घोषित किया। तो किस कानून के तहत? तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और उस टाइम जो आपके गवर्नर होते हैं, उस टाइम जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल जो होते हैं, वो कौन होते हैं मेरे दोस्त? लॉर्ड एलन बरो होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड एलन बरो होते हैं। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो होते हैं। 1833 का वो चार्टर एक्ट होता है, इसी के तहत, और इसी के तहत दास, क्या है यहाँ पे? दास प्रथा, इसी के तहत दास प्रथा को अवैध किया जाता है। दास प्रथा को अवैध किया जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। फिर हमने एक बार फिर बोल दिया, ध्यान में रखना है। फिर हमने बोल दिया एक बार, आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये चीज तो आपको पता है, 1833 के ही तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी जस्ट बताए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। इसी के तहत जो है एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है बा, समाप्त हो गया। अब ज्यादा आपकी बोलबाला नहीं चलेगी। चलिए, तो ये आपको करवाया जाता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं, उनके बारे में इस चर्चा किया गया है। तो उनके संवैधानिक सलाहकार BN राव होते हैं। कौन होते हैं? BN राव होते हैं। अब संविधान सभा से संबंधित ध्यान में रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए, हमारा संविधान सभा किस मिशन के तहत आया था? कैबिनेट मिशन के तहत या क्रिप्स मिशन के तहत? दो बातें आप लोग बताइएगा, किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन? ठीक है, तो अब यहाँ पे BN राव इनके संवैधानिक सलाहकार होते हैं। हमारे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस आएगा, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आएगा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। तो आपका आंसर क्या देना है, बताइए आप लोग क्या देना है? तो प्रथम अध्यक्ष आपको देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आएगा संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो अस्थाई अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अब हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
फिर आपसे क्वेश्चंस आएगा, फिर क्वेश्चंस आएगा संविधान, संविधान, संविधान सभा, संविधान सभा का महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, समिति कौन सी थी। तब इसमें आंसर आपका होगा, क्या होगा, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये अगर क्वेश्चन आएगा तब आंसर क्या दोगे, तब आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन आएगा भारत की, क्वेश्चन आएगा भारत की प्रथम संसद, भारत की प्रथम संसद कौन थी, भारत की प्रथम संसद कौन थी। तब आपका आंसर क्या दीजिएगा, संविधान सभा, तब आंसर क्या दीजिएगा आप, संविधान सभा। फिर आपका आंसर क्या होगा, संविधान सभा। यानी कि भारत की जो पहली संविधान सभा वही संसद भी थी, भारत की पहली संसद ही संविधान सभा थी। ठीक है, और जब एक यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, जब आपका संविधान सभा एक संसद के रूप में काम करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, जेवी मावलंकर साहब। तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, जेवी मावलंकर जी होते थे, मावलंकर, मावलंकर। और जब आपकी संविधान सभा संविधान के बारे में चर्चा करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी के बारे में आपको हम डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट, सूची 1 तथा 2 में मिलाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आपके लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, ए और आर को विचार करके देखना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दरोगा मेंस में पूछा जाता है, बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। देखिए, ये कहता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दूसरा कहता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है या आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर सही है, आपको पहले ही बताए थे। संविधान बनके आपका तैयार 26 नवंबर, मतलब आपके संविधान को भारत के संविधान के रूप में अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यही बातें इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 आपका आता है, इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसमें जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो काम करती है
है, इसका पूरा काम आपको एक सचिव को दे दिया जाता है, एक इसको सचिव को दे दिया जाता है, ठीक है, एक सचिव को दे दिया जाता है और इसके प्रथम सचिव स्टैनली होते हैं। कौन होते हैं? इसके प्रथम सचिव स्टैनली होते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। डेली सोचते हैं कि 1 घंटा में हम डिस्कशन को खत्म कर दें, बट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम सचिव की अगर बात करें, अगर यहाँ पे प्रथम सचिव कौन हो जाएंगे? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली, इसको सही से लिख दे, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखिए, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो ये जो है आपका 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल ने एक नई विधान लाई, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा जो है नई विधान इसको कहा गया। इसी के तहत ध्यान में रखना है, इसके तहत जो है बहुत सारे कामें किए गए, जिसमें से भारतीय विधान परिषद, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहा जाता है, ठीक है, इसी के तहत जो है इसी के तहत जो मतलब कि वायसराय के कार्यकारिणी में, इसी के तहत जो वायसराय के कार्यकारिणी में जो काम करते थे, जो उसी को भारतीय विधान परिषद कहा गया, जो कि छोटी संसद के तहत काम किया। तो ध्यान में रखना है, यही सारे जो सबसे पहले छोटी संसद, इसी अधिनियम के तहत छोटी संसद की बात भी की गई थी, और इसी अधिनियम के तहत पहली बार सेवाओं में, यानी कि सिविल सर्विस में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित किया गया। तो कौन सा हो जाएगा? 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार कहा जरूर गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाया जाएगा, बट हो नहीं पाया, ठीक है, असफल रह गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, भारत सचिव का पद सृजन होने के बाद बनने वाले प्रथम सचिव अभी जस्ट बताए लॉर्ड स्टैनली है। लॉर्ड कौन है? स्टैनली है, लॉर्ड स्टैनली। आपका जो 1858 का एक मिनट, आपका जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया है, किसके तहत हुआ है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत ही एक सचिव नामक नए पद का सृजन हुआ। नए पद का क्या हुआ? सृजन हुआ। नए पद का सृजन हुआ। और जो है प्रथम सचिव, अगर पूछेगा कि प्रथम सचिव कौन हुए, तब इसका लॉर्ड स्टैनली हो जाएगा। लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। और ये रहते कहाँ थे? इंग्लैंड में रहते थे। कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। इनका वेतन कहाँ से मिलता था? वेतन कौन करेगा? दे भाई, भारत देगा। वेतन इसको भारत से मिलता था, ठीक है। फिर ये देखिए, इसी का ये आपको पता है कि अभी जो हम आपका रेगुलर जो डिस्कशन ले रहे हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस का जो आपका डिस्कशन ले रहे हैं, इससे लगभग आपका 50 क्वेश्चंस बनने की, 50 से ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन हम मिनिमम लेके, मतलब एक क्वेश्चन से 2 तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस के लमसम आपका बनेगा। और अगर ये कोर्स को, अगर ये क्वेश्चंस डिस्कशन को रेगुलर करना चाहते हैं, हम तो आपको बोलते हैं कि प्लीज़ आप ले लीजिए, रिक्वेस्ट समझ के ले लीजिए। और 99 रुपया बाबू कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपसे कमा नहीं रहे हैं। इतना जो पूरा अरेंजमेंट होती है, एक क्लास को आपको प्रोवाइड करने में जो खर्चे आती है, उसको मिनिमम से मिनिमम रूप में आपके संस्थान के द्वारा आपसे लिया जा रहा है। बाकी ना तो मेरी ज़्यादा इसमें कमाई होगी, ना संस्थान की होगी। बस थोड़ी सी कुछ जो है पैसे आपके 99 रुपया कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। नहीं, और आप प्लीज़ एक बार, मतलब मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार इसको ले लें। और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये एक मंथ जब आप हमसे जुड़ के क्लास कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। बाकी
कुछ नहीं ज्यादा बोलना, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है, आप खूब समझदार है, नहीं तो बोलिएगा कितना बोल रही है भाई अपना कोर्स परचेज करवाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी चिंता है, आपसे हम इमोशनली अटैच हैं, डेली हम आपके पास आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा मुहिम चलाया जाए जिससे कि हम लोग सफल हो जाएं। होता है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है, यही चीज़ें के साथ जो है हम आपका और आपसे मेरा एक अलग तरह का कनेक्टिविटी बनी हुई है, जिसके चलते तो आप अगर द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाइएगा, ये आपको दिखेगा, जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आप मेरे कोर्स पे चले जाइएगा, आप वहाँ से परचेज चाहे तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है? तो ये 1892 के अधिनियम द्वारा हुई है। किसके तहत? 1892 के तहत। ये सब तो कोई अधिनियम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? क्या इसको पूछता है? संवैधानिक निरंकुशता का, तो ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। एक बात और लिखाना भूल गए थे इसमें कि इसी के तहत संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया था। किसके तहत? संघीय न्यायालय का स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में। कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। ये आपके भारत में ध्यान में ये रखना है, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने में, पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ। एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है, साबित हुआ। और यही से आपके जो भारत सरकार अधिनियम है, इसी के तहत केंद्र में द्वैध प्रणाली चालू हुआ, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत ऐसा बोला जाता है संघीय ढांचे को लाया गया, संघीय ढांचा आया, ठीक है। और इस अधिनियम में टोटल 321 धारा थी और 10 अनुसूची था, 10 अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची है, ध्यान में ये रखना है। इसी के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। और एक बात तो आपको ध्यान बताना ही भूल गए, इसी अधिनियम के तहत मुद्रा तथा शाक नियंत्रण के लिए शाक नियंत्रण हेतु कहाँ पे? भारत में आरबीआई की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता होता है। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, आपको पहले ही बताए थे, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का जो संविधान हमारा बना था वो उसमें बहुत सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बहुत सारे तो इतिहासकार यानी कि बहुत सारे कानून जो विद हैं वो तो ये भी बोले हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का ये नकल है। कौन? आपका संविधान, हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा भारत 1947 ईस्वी में आजाद हो गया था, उस टाइम पूछता है उस टाइम अध्यक्ष कौन थे संविधान के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति भी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा किया गया? बताए थे ना जी, 1935। तो 1935 के तहत, किसके तहत? 1935 के तहत। नेक्स्ट देखिए, ये सब चल रहे हैं हमारे जो है
कोचिंग में एक संघीय व्यवस्था और एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। अभी जस्ट बताए 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, केंद्र में जो है संघीय ढांचे को लाया गया तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी जस्ट बताए थे वारन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। आपके रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये जो रॉबर्ट आप क्लाइव देख रहे हैं, ये आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली को आप सहायक संधि जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, जब इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी 11 अगस्त 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले जो है कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं, ठीक है। ठीक है। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ध्यान में रखना है, भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय सदस्य को विधान परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय सदस्य को विधान परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन कौन होंगे शामिल? तो ध्यान में रखना है, सर दिनकर राव नंबर 1, सर दिनकर राव, ठीक है। ये सब जो है उन्हीं लोग के जैसा था, फेथफुल्ली नहीं था, ठीक है। सर दिनकर राव, ठीक है। फिर महाराजा, ये पटियाला के महाराजा नंबर 2 में, पटियाला के महाराजा आपके नरेंद्र सिंह थे। कौन थे? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र मोदी नहीं समझना है, नरेंद्र सिंह थे, नरेंद्र सिंह। और तृतीय में आपके हो जाएंगे कौन सा? बनारस के राजा देव नारायण नाथ। बनारस के महाराजा आपके हो जाएंगे कौन सी? देव नारायण नाथ या सिंह, देव नारायण सिंह, ठीक है। देव नारायण सिंह, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये सारा कारनामा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? बर्मा को ही अभी हाल ही में म्यांमार के द्वारा बोला जाता है। क्या बोला गया है? म्यांमार बोला गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि 1935, कहाँ गया 1935? गवर्नमेंट, यानी कि 1935 का जो एक्ट, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसी के तहत 1937 ईस्वी में भारत से बर्मा को अलग किया गया। कब किया गया? तो 1937 में भारत से बर्मा को अलग किया गया। बर्मा को क्या किया गया? अलग किया गया। पहला तो ये क्वेश्चन आपका होगा, अलग किया गया। दूसरा जो है 1937 में, इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या चीज? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। तो चलिए, तो आज जो है हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग को अगर इसी तरह से फुल डिस्कशन के साथ आपको अगर आना है तो प्लीज़ आइए। और द प्लेटफॉर्म ऐप
डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्लासेस पड़ी हुई हैं। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।